प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश दौरे पर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे उद्घाटन, जिससे पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में मिलेगी मदद। इस परियोजना से लगभग 29 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे संवाद। सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी पंचतत्व में विलीन, दोनों बेटियों ने दी मुखाग्नि। 17 तोपों की दी गई सलामी। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सीएम योगी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और आज से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर केंद्र द्वारा रोजाना 1 घंटे का भोजपुरी भाषा में प्रसारित होगा कार्यक्रम। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भोजपुरी भाषा में ट्वीट साझा करके दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का आज दौरा करेंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इससे लगभग 29 लाख किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। पूर्वांचल के 9 जिलों में किसानों को 11 दिसंबर को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी बलरामपुर के अपने दौरे के दौरान सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 1978 में पहले 2 जिलों के लिए शुरू हुई नहर परियोजना को 9 जिलों तक बढ़ाया गया, लेकिन 4 दशकों तक ये परियोजना उपेक्षा का शिकार रही। पीएम मोदी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद इस परियोजना पर प्रगति हुई और 40 वर्षों का काम 4 सालों में देखने को मिला। जो परियोजना 78 करोड़ की केवल थी, बढ़ते बढ़ते उसकी लागत 9,802 करोड़ हो गई और देखते देखते पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हो पाया था वो 5 साल में मोदी और योगी सरकार ने करके दिखाया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के काम से जुड़े मुख्य अभियंता बताते हैं कि बीते वर्षों में इस परियोजना के काम में खासी तेजी आई है। यही वजह है कि अब ये परियोजना पूरी हो गई है। सरयू परियोजना में हम 5 नदियों को जोड़ते हुए जो पानी हमारा नेपाल की पहाड़ों से आता था और पानी तबाही मचाता था बाढ़ के रूप में, उसमें से काफी हद तक इस पानी को हमने नहरों के माध्यम से रोकते हुए सिंचाई की व्यवस्था किसानों तक इस पानी को हम उपलब्ध करा रहे हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण की कुल लागत 9800 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में किया गया। परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि क्षेत्र के लिए जल संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा। नहरों में पानी हमेशा चलेगा। टेल तक पानी हमारी सरकार का लक्ष्य है कि टेल तक पानी पहुंचाएंगे। उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और उनका उत्पादन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी और बाढ़ का पानी भी उसी में डाइवर्ट हो जाएगा। बाढ़ एरिया से भी, बाढ़ से भी जनता को, किसानों को मुक्ति मिलेगी। सिंचाई सुविधा मिल जाने से तो फसल अच्छी होती है और उससे किसानों का खर्चा कम हो जाएगा। जो सिंचाई के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ता था, अब नहर के माध्यम से खर्चा कम आएगा तो लागत कम आएगी और लागत कम आएगी तो उत्पादन तो अधिक होगा ही, उससे लाभ भी किसानों को अधिक मिलेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को लाभ मिलेगा। क्षेत्र के किसान अब बड़े पैमाने पर फसल की पैदावार कर सकेंगे और क्षेत्र की कृषि क्षमता को बढ़ाने में समर्थ होंगे। ये नहर से जो मशीन है और उसको ले जाने में हर तरह से परेशानी खत्म हो जाएगी। नहर का सुविधा डीजल के मुकाबले में 200 गुना ज़्यादा अच्छा है। ये काम बहुत जरूरी है। जहाँ हम खड़ा हैं तहाँ कमर भर पानी रहता रहा, लेकिन इस समय कुछ आराम है। नहर बन जाएगा तो बहुत कम पैसे में काम चल जाएगा। जहाँ 100 लगता है तहाँ 10 पैसा लगेगा। योगी और मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर। और बहुत अच्छा इससे रिस्पांस होगा। इससे किसानों को जहाँ कभी पानी नहीं पहुँचता था वहाँ पानी पहुँचेगा। बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नहर में पानी आएगी, सारे किसान उससे सींचेंगे और परियोजना भी पूरी हो रही है, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं विकासखंड सिरसिया जहां पर पानी बिल्कुल है ही नहीं। वहां पानी की सतह 200, 250, 300 फुट के नीचे है। बोरिंग पास भी नहीं हो पाती है क्योंकि वहां नीचे जाकर के 100-150 फीट के बाद बड़े बड़े चट्टान पत्थर आ जाते हैं। अब इस नहर के बन जाने से मैं मोदी जी को
बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पूज्य योगी जी को। बोरिंग तो मेरे यहाँ पास ही नहीं होती थी, 300 फुट नीचे वाटर लेवल था और खेत सिंचाई नहीं हो पाती थी, लाही बिना पानी के वैसे होती थी। तो अब इस नहर से हम लोगों को बहुत बड़ा सुविधा हो गया है। परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरयू नहर परियोजना पूरा होने से उनकी सिंचाई की लागत बेहद कम हो जाएगी और जो इलाका बाढ़ में डूबा रहता था वहां भी बड़ी राहत मिलने वाली है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, बलरामपुर। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा पूरी तरह से इस बार भी यूपी फतेह करने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर कर रही। इसी को लेकर मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव समेत अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा हमेशा से संगठन आधारित राजनीतिक दल रहा है। उसकी जीत विपरीत परिस्थितियों में भी इसलिए होती है क्योंकि बूथ स्तर तक उनका कार्यकर्ता हमेशा कार्य किया करता है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा संगठन को नए सिरे से धार देने में जुट गई है। प्रदेश भर में दिग्गज नेता बूथ अध्यक्षों को रिचार्ज कर पार्टी की ताकत बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 दिसंबर को मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। भाजपा की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 जिलों में 71 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें वर्तमान में भाजपा के पास 51 विधायक हैं। लेकिन 2022 विधानसभा चुनावों में सपा रालोद के गठबंधन की वजह से चुनावी लड़ाई कड़ी हो गई है। भाजपा मोदी योगी फैक्टर और अपने संगठन के दम पर एक बार फिर सत्तासीन होने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट प्लान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27,500 सक्रिय बूथों में से करीब 25,000 बूथों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम बनाया है। भाजपा का माननीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, जिसको मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधन करेंगे। उत्तर प्रदेश को हमने 6 भागों में 6 क्षेत्रों में बांट रखा है। प्रत्येक क्षेत्र में, ये पश्चिम क्षेत्र का है, प्रत्येक क्षेत्र में एक एक बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हो रहा। कहीं अमित शाह जी रहेंगे, माननीय अमित शाह जी, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो ऐसे करके 6 के 6 क्षेत्र में बूथ अध्यक्ष को एक ऊर्जा देने का काम पार्टी नेतृत्व कर रहा है। अन्य दलों में और भाजपा में केवल यही अंतर है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर खड़ी पार्टी है, जबकि अन्य दल संगठन से अधिक माहौल और राजनीतिक नेताओं पर भरोसा करते हैं। बूथ का ये संवाद एक तरफा नहीं है। दिल्ली से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं तक के पास इनके मोबाइल नंबर हैं और ये सीधे भी इनके संपर्क में रहते हैं। चुनाव का वक्त है, जाहिर है कि बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के कंधे पर रख रही है, क्योंकि सत्ता के शिखर पर जाने के लिए कार्यकर्ता का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को अंतिम विदाई दी गई। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बरार स्क्वायर लाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ और 17 तोपों की सलामी के साथ सीडीएस बिपिन रावत को पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। The risks that we have to take in the defense forces on our decisions that we have to make could cost lives, and therefore we do take risks after studying the pros and cons, but let me dare tell you that without taking risks you will not succeed. तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी
इतना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये वो तस्वीरें हैं जिसने देश की आंखें नम कर दी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या नेता, क्या अधिकारी, क्या सैन्यकर्मी, क्या परिवार, क्या दोस्त, हर कोई देश के इस वीर योद्धा, देश के पहले सीडीएस को आखिरी विदाई देने पहुंचा था। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के पार्थिव शरीरों को एक ही चिता पर अंतिम विदाई दी गई। दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी ने एक साथ उन्हें मुखाग्नि दी। जीवन यात्रा की तरह जनरल रावत की अंतिम यात्रा भी अभूतपूर्व रही। जिस पत्नी के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे, मुखाग्नि तक उसके साथ रहे। बरार स्क्वायर पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाध्यक्षों ने जनरल बिपिन रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद सुरक्षा बलों ने उनके पार्थिव शरीर से जब तिरंगा हटाया तो हर कोई भावुक हो गया। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई और इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान मौजूद रहे। इससे पहले सुबह जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास पर लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का जैसे तांता लग गया। विशिष्ट और अति विशिष्ट लोग तो थे ही, आम आदमी भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े थे। सुबह सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में शुमार थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढाढ़स बंधाया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तमाम केंद्रीय मंत्री भी जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर केंद्र से रोजाना 1 घंटे का भोजपुरी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट पर संदेश साझा करके दी। अनुराग सिंह ठाकुर ने भोजपुरी भाषा में दिए गए संदेश में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। भोजपुरिया भाषा भाई लोगन, अनुराग सिंह ठाकुर के सादर प्रणाम। हम सबे खातिर बड़ा खुशी के दिन बाटे। 11 दिसंबर से रोज दिन में 11 से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रउआ सबे आपन माटी के बोली भोजपुरी के कार्यक्रम देखब जा। भोजपुरी बोली के मिठास के ता सब केहू कायल बा, ओकरे पर जब भोजपुरिया गीत गवनई आपन क्षेत्र के थाती पर आपन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यन के मुताबिक कार्यक्रम देखे के मिली ता ऐसे बड़बर और का बात हो कि हम रउआ सबे के आश्वस्त करत बानी जाकि दूरदर्शन गोरखपुर से जवन भोजपुरी कार्यक्रम प्रसारित होगी ओमे रउआ सबे भोजपुरी माटी के साद गंध जरूर महूस कर आजा। ए अवसर पर हम रउआ सबे के आपन
हार्दिक शुभकामनाएं देत बानी जा। जय हिंद, जय भारत। आज से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर केंद्र से रोजाना 1 घंटे का भोजपुरी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। भोजपुरी में रोजाना 2 बार आधे घंटे के कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक प्रसारित होंगे। भोजपुरी भाषा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और लोक कलाओं से जुड़े कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही जन सहभागिता और युवाओं से जुड़े कार्यक्रम भी प्रसारित होंगे। कुछ विशेष कार्यक्रमों पर नजर डालें तो सोमवार को सुबह 11 बजे घर गृहस्थी, सोमवार रात 8 बजे सेहत और संगीत संध्या के कार्यक्रम प्रसारित होंगे। मंगलवार को सुबह 11 बजे युवाओं से जुड़ा कार्यक्रम उड़ान और रात 8 बजे लोकगीतों का कार्यक्रम भोजपुरी धमाल। बुधवार सुबह 11 बजे युवाओं पर आधारित कार्यक्रम कैंपस से और रात 8 बजे लघु नाटक और डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण होगा। गुरुवार को सुबह 11 बजे विकास की राह पर आपन उत्तर प्रदेश और रात 8 बजे साहित्य की, जिसमें हिंदी और भोजपुरी पर फोकस रहेगा। शुक्रवार सुबह 11 बजे हमार थाती, रात 8 बजे भोजपुरी नाटक देखने को मिलेगा। शनिवार सुबह 11 बजे आसपास, जिसमें गोरखपुर और उसके निकट के क्षेत्रों में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रिपोर्ट होगी और रात 8 बजे पब्लिक ओपिनियन पर आधारित जनमंच का प्रसारण किया जाएगा। रविवार सुबह 11 बजे बच्चों के लिए बाल संघ और रात 8 बजे आपन बात कार्यक्रम होगा, जिसमें भोजपुरी क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ भेंट वार्ता दिखाई जाएगी। ये सभी कार्यक्रम 30-30 मिनट के होंगे। गाजीपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 68 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर केशव मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 में गाजीपुर की सभी विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा और अपराध करने वाला जेल में रहेगा या यूपी के बाहर रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार यूपी का विकास और उत्थान करने में जुटी हुई है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतेगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि जितना काम हमारी सरकार ने 5 साल से कम समय में किया है, 15 साल में सपा बसपा ने उसका आधा चौथाई भी नहीं किया। और लाल टोपी वालों को खदेड़ देने का काम करने की जनता ने ठान लिया है, क्योंकि 2014 में हारे, 17 में हारे ये लोग, 19 में हारे, लेकिन अभी भी इनको लगता है गुंडे अपराधियों के बल पर जीत जाएंगे। तो गुंडे अपराधियों का युग समाप्त हो गया है। अब विकास का युग आ गया है, सुशासन का युग आ गया है, कमल के फूल का युग आ गया है, भाजपा का युग आ गया है, गरीब और किसान मजदूर का युग आ गया है। और इससे इनके बस की बात। खेलो इंडिया फिट इंडिया के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में छुपी प्रतिभाओं को निखर कर सामने लाने के उद्देश्य से शुरू की गई सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ कन्नौज जिले के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने किया। इस दौरान सांसद सुब्रत पाठक ने सांसद खेल स्पर्धा में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा कि जनपद में सांसद खेल स्पर्धा दूसरी बार कराई जा रही है। ये खेल उत्सव 1 महीने तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जब बच्चे खेलेंगे तो स्वस्थ और फिट रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक सांसद खेल प्रतिस्पर्धा ये देश भर में सभी सांसदों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों के द्वारा कराई जा रही है। उसी क्रम में ये अपने कन्नौज जनपद में दूसरी बार, जैसे पिछले साल से हम लोग शुरुआत किए थे ओलंपिक संघ का गठन करके, तो इससे इस बार भी ये सांसद प्रतिस्पर्धा के नाम से इसमें कराकर इसमें पूरा 1-1.5 महीने का इसका पूरा खेल उत्सव रहेगा। और इसमें जो है विभिन्न खेलों के माध्यम से हमारे गाँव देहात की जो प्रतिभाएं हैं, जो ये निखर कर सामने आए और इनको एक मंच मिले और इनका ये आगे बढ़ें, ये इसका उद्देश्य है। बढ़ेंगे और जिस प्रकार से खेल का जो माहौल होने वाला है, निश्चित रूप से एक खेल भी एक जिस प्रकार से आज लोग नौकरी में, पढ़ने में, कोई डॉक्टरी में, कोई IAS IPS इस तरीके से अपना कहीं भविष्य खोजता है, आने वाले दिनों में खेल भी एक बहुत बड़ा साधन इस प्रकार से बनने जा रहे हैं। तो हमारे बच्चों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और हमारे बच्चे खेल कूद में आगे निकलें। कम से कम हर घर से एक बच्चा अगर निकलेगा खेल में, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इनमें से प्रतिभाएं आएंगी और जो हमारे कन्नौज का भी नाम रोशन करेंगी, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे। जनपद प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा युवा उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने पार्टी में नौजवानों को शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों से आह्वान करते हैं कि वो गांव-गांव, गली-गली जाएं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताएं। ब्रजेश पाठक ने युवाओं से भाजपा में जुड़ने की अपील की और कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो नौजवानों के हित के लिए कार्य कर रही है।
वो गुंडई की अराजकता के प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून का राज स्थापित करने में भरोसा रखती है और आप सब जानते हैं कि योगी राज में कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। हमने उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों से अपील की है कि आप तुलनात्मक अध्ययन करें। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वर्तमान स्थितियों में प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है। आप घर घर गांव-गांव जाकर नौजवानों को, युवाओं को, पूरे परिवारों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें। देखिए, हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और जो भी स्टूडेंट्स की मांगे हैं उन पर हम बात करेंगे, उनके बीच जाएंगे। उम्मीदें यही है कि हमारे लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, युवा उत्थान जो नौजवान हैं उनके लिए आगे के लिए भी पहले से ही कार्यरत है, आगे भी कार्यरत रहेंगे। इससे हम लोग बहुत सहमत हुए हैं, बहुत अच्छा लगा है इस कार्यक्रम में। हमको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा जो युवा उत्थान का आज कार्यक्रम हुआ है। हम बीजेपी के पूरे सपोर्ट में, इनका पूरा काम हमको अच्छा लगता है। स्टूडेंट हूँ, एक यूपीएससी की तैयारी करता हूँ और यूपीपीएससी का भी एग्जाम देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यूपीपीएससी जो है निष्पक्ष अपना एग्जाम कराए, जिसमें मतलब लेट लतीफ ना हो, ताकि युवाओं का ईयर ना गैप हो। सोनभद्र में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत जिले में स्थित एनटीपीसी रिहन द्वारा स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय विद्यालय सहित क्षेत्र के अन्य स्कूलों के 110 छात्रों की 27 टीमों ने ऊर्जा संरक्षण पर विभिन्न मॉडल के माध्यम से अपने वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन किया। ऊर्जा संरक्षण के गहन ज्ञान के साथ जुड़े छात्रों के इस उत्साह और कौशल की सराहना करते हुए एनटीपीसी रिहंद के मुख्य महाप्रबंधक देवदत्त पाल ने विजेताओं को ट्रॉफी के साथ साथ सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्य महाप्रबंधक श्री पाल ने कार्यक्रम में कहा कि विद्यालयों में इस तरह के इनोवेटिव कार्य निरंतर होते रहने चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने का ये सबसे बड़ा माध्यम है। बट मैं चाहता हूं ये जो आप लोग ने जो भी काम किए वो अच्छा काम किए। थैंक्स टू ऑल ऑफ द टीम। ये सिलसिला जारी रहे, आगे आप लोग करते रहिए। आप लोग स्कूल से भी मैं रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स जो आगे यहाँ उपस्थित है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्कूल में ये जो सिलसिला आगे बढ़ाते रहिए। स्कूल में एनुअल डे में लोगों को मॉडल बनाने का प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि आगे हम लोगों को बच्चे को इसी मॉडल से आइडिया आएगा, इसी मॉडल से एंटरप्रेन्योर बनेगा, इसी मॉडल से देश को आगे बढ़ने का मदद मिलेगा। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मिलने से प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के सभी जिलों में कोरोना के इस नए वेरिएंट को फैलाव से रोकने के लिए जिला स्तर पर जरूरी दिशा निर्देश और सभी को सतर्क रहने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर शासन द्वारा दिए गए निर्देश का पालन किया जा रहा है। साथ ही जनपद में कोविड टीकाकरण भी तीव्र गति से हो रहा है। जिले में अभी तक करीब 78% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, तो वहीं 32% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। बाकी बचे लोगों को तेजी से वैक्सीन लगाने का प्रयास सभी के द्वारा किया जा रहा है। जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, उसको लेकर शासन द्वारा कुछ निर्देश जारी हुए हैं और उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। मुख्यतः अभी हम लोग का जो पूरा फोकस है वो इस बात पे है कि हम लोग अपने टीकाकरण का जो प्रतिशत है उसको हम बढ़ाएं जल्द से जल्द। सभी हमारे जो लोग हैं उनको हम दोनों जो डोज है टीका का वो हम लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक लगभग 77-78% लोगों को प्रथम डोज लगा है और लगभग 32-33% को द्वितीय डोज लगा है। तो मेरी अपील सभी से है कि कृपया तत्काल सभी लोग जो बचे हुए हैं अभी भी 18 वर्ष से ऊपर, वो लोग अपना टीका लगवा लें, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम लोग ने सेकंड फेज में भी देखा था कि यही एकमात्र सटीक तरीका है टीकाकरण कोरोना से बचाव का। और रही बात कि यदि ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगर केसेस आते भी हैं तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।